गरिमा चौधरी, शालू प्रजापत, अनीता चौधरी। Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning. हाँ, बात कर रहे हैं आज कैलेमाइटिस की।
तो कल अपन ने कैलेमाइटिस के बारे में देखा था, तने के बारे में बात की थी। अब अपन बात करते हैं कैलेमाइटिस तने की आंतरिक संरचना कैसी होती है, मतलब एनाटॉमी ऑफ द स्टेम ऑफ कैलेमाइटिस। तो कैलेमाइटिस तने के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने से याद होता है कि इसकी आंतरिक संरचना निम्न ऊतक क्षेत्रों में विभेदित होती थी। पहला है कॉर्टेक्स, मतलब वल्कुट। तो यह कॉर्टेक्स बहुपंक्तिक मल्टीसेरिएट मृदुतकीय कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता था। वल्कुट दो क्षेत्रों में, पहला मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं वाले बाह्य क्षेत्र और दूसरा पतली भित्ति वाले कोशिकाओं के आंतरिक क्षेत्र में विभेदित होता था। नेक्स्ट है स्टील रंभ। युवा तने में मज्जा के चारों ओर 12 या इससे अधिक संयुक्त सपार्श्वीय समपार्श्वीय संवहन बंडलों का एक वलय पाया जाता था। मतलब युवा तने में मज्जा के चारों ओर 12 या इससे अधिक कॉन्जॉइंट एंड कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स का एक रिंग पाया जाता था। कैलेमाइटिस तने की आंतरिक संरचना वैसे तो इक्यूसिटम तने के समान प्रतीत होती थी, लेकिन इक्यूसिटम के विपरीत कैलेमाइटिस तने में द्वितीयक वृद्धि के कारण बनने वाला सेकेंडरी जाइलम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता था। तो परिपक्व तने के मध्य में कैलेमाइटिस के परिपक्व तने के मध्य में मज्जा कोशिकाओं के विघटन के परिणाम स्वरूप एक केंद्रीय गुहा सेंट्रल कैविटी का निर्माण होता था। इस केंद्रीय गुहा के चारों ओर एंडार्क संवहन बंडल नाल रंभ की उपस्थिति को दर्शाते थे। अधिकांश संरचनाओं के प्राथमिक जाइलम में प्रोटोजाइलम की सर्पिलाकार एवं वलयाकार स्थूलन वाली वाहिनिकाओं के नष्ट हो जाने के कारण इक्यूसिटम के समान कैराइनल कैनाल्स का निर्माण होता था। ये कैरिनल गुहाएं सेकेंडरी जाइलम की सतत वलय से मिले हुए मेटाजाइलम से घिरी हुई होती थी। तो कल अपन ने देखा था कैलेमाइटिस तने के 3 कूट वंशों को उनकी आंतरिक संरचना के आधार पर निम्न प्रकार से विभेदित किया जा सकता है। पहला था आर्थ्रोपिटिस, दूसरा था कैलेमोडेंड्रॉन, तीसरा था आर्थ्रोजाइलॉन। तो आर्थ्रोपिटिस क्या है? इसकी आंतरिक संरचना में एक कोशिका चौड़ाई की मृदुतकीय मज्जा रश्मियां क्षैतिज क्रम में व्यवस्थित पाई जाती थी। मतलब आर्थ्रोपिटिस किसे कहते हैं? मतलब इसकी आंतरिक संरचना में एक कोशिका चौड़ाई की मृदुतकीय मज्जा रश्मियां हॉरिजॉन्टल क्रम में व्यवस्थित पाई जाती थी। वह कैलेमोडेंड्रॉन में यहाँ मज्जा रश्मियों के दोनों सिरों पर स्क्लेरेंकाइमाइटिस सेल्स पाई जाती थी। जड़ ऊतकी कोशिकाएं पाई जाती थी। आर्थ्रोजाइलॉन, इसकी आंतरिक संरचना में 2 संवहन बंडलों के बीच खड़ी मज्जा रश्मियां पाई जाती थी। अब बात करते हैं लीव्स, कैलेमाइटिस में पर्ण की बात। तो कैलेमाइटिस की पत्तियों का अध्ययन निम्न कूटवंश के अंतर्गत किया गया है। पहला कूटवंश है एन्यूलेरिया, दूसरा कूटवंश है एस्ट्रोफाइलाइटिस। तो बात किसकी कर रहे हैं? एन्यूलेरिया की। तने या शाखाओं की पर्व संधियों पर ये पत्तियां 8 से 13 की संख्या में एक चक्र में पाई जाती थी। इनके आधारीय सिरे संयुक्त या जुड़े हुए होते थे। इनके आधारीय सिरे संयुक्त या जुड़े हुए होते थे एवं इनकी आकृति रेखाकार अथवा भालाकार
तथा लंबाई 5 मिलीमीटर तक होती थी। इनमें केवल एक ही संवहन बंडल पाया जाता था। एक चक्र में उपस्थित विभिन्न पत्तियों की आकृति अलग अलग प्रकार की होती थी। मुख्य तने के पास वाली पत्तियां बड़ी तथा सुदूर शाखाओं पर मौजूद पर्ण छोटी होती थी। हाँ, कौन बोल रहा है बेटा? किसकी अटेंडेंस लगानी है? भावना कंवर। अच्छा बेटा, भावना कंवर आ गए बेटा, लगा दी आपकी। 1 मिनट, भावना कंवर। ठीक है बेटा, भावना कंवर। मैम सोनाक्षी की क्लास ओपन ही नहीं हो रही। ऐसे कैसे हो रहा है बेटा? ओपन करवाओ उससे। हाँ, अभी तो नहीं हो पाई, सोनाक्षी नहीं आई। आते ही एडमिट कर। मैम 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए तो लगा देंगे बेटा। उनसे कहो ज्वाइन करने की कोशिश करें। सोनाक्षी, एस्ट्रोफाइलाइटिस मैं लगा तो कल भी दूंगी उसकी, आज भी दूंगी, लेकिन एस्ट्रोफाइलाइटिस इन संरचनाओं के पेट्रिफाइड जीवाश्म पाए गए हैं। अतः इनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। इन प्रारूपों की पत्तियों की आकृति पतली एवं सूच्याकार होती थी। तने या शाखा की प्रत्येक पर्व संधि पर 15 से लेकर 30 पत्तियां एक चक्र में पाई जाती थी। पर्ण की अनुप्रस्थ काट में इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करने पर इसकी बाह्य रूपरेखा अर्धवृत्ताकार या त्रिकोणात्मक, सेमी सर्कुलर और ट्रायंगुलर प्रतीत होती थी। पर्ण के मध्य भाग में एक संवाहिनी कुछ वेस्कुलर स्ट्रैंड पाया जाता था, जो कि स्टार्च युक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित एंडोडर्मिस अर्थात बंडल शीट द्वारा घिरा हुआ होता था। इस बंडल आच्छाद के बाहर लंबी एवं प्रक्षेपित कोशिकाओं द्वारा निर्मित पर्ण मध्यों तक पाया जाता था। पर्ण की अधिचर्म या बाह्य त्वचा एक स्तरीय एवं सतह पर रंध्रों से युक्त होती थी। अब बात करते हैं स्ट्रोबाइलस और फ्रक्टिफिकेशंस इन कैलेमाइटिस, मतलब कैलेमाइटिस में शंकु अथवा पलनकाय की। तो several types of strobili have been found on the preserved remains of the calamitian type of plant body. Calamostrachus, Paleostrachus, and Singularia are some common cone genera of Calamitis. They are described as follows. मतलब अपन बात करते हैं शंकु अथवा पलनकाय की, तो कैलेमाइटिस के विभिन्न पादप शरीरों पर उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकारों के फलनकाय का अध्ययन निम्न कूटवंशों के अंतर्गत किया गया है। तो कौन कौन से कूटवंश है बेटा फलनकाय के? पहला है कैलेमोस्ट्रैकस, दूसरा है पेलियोस्ट्रैकस, दूसरा क्या है? पेलियोस्ट्रैकस। फॉर्म जनरा बता रही हूँ। फर्स्ट है कैलेमोस्ट्रैकस, दूसरा है पेलियोस्ट्रैकस, तीसरा है मेजोस्ट्रैकस और फोर्थ वन इज मेटाकैलेमोस्ट्रैकस। फिफ्थ वन इज सिंगुलेरिया। तो ये विभिन्न प्रकार के शंकु, तने या शाखाओं की पर्व संधियों पर मौजूद इनवॉल्यूकर्स नीपत्रों के अक्ष में 2 अथवा 2 से अधिक चक्रों में विशेष प्रकार के ऊर्ध्वर अक्षों में विकसित होते थे। कैलेमाइटिस के अनेक कूटवंशों में उपस्थित शंकुओं की प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें बीजाणुधानीधरों स्पोरेंजियोफोर्स के चक्रों के बीच बीच में स्टेराइल ब्रैक्ट्स बंध्य नीपत्र उपस्थित होते थे। तो सभी प्रकार के फलनकायों में सर्वाधिक विस्तृत अध्ययन कैलियोस्ट्रैकस एवं कैलेमोस्ट्रैकस नामक कूटवंशों का किया गया है। ये दोनों कूटवंश पेलियोस्ट्रैकस व
स्टैकस पेट्रिफाइड स्थिति में प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत मेजोस्टैकस, मेटाकैलेमोस्टैकस एवं सिंगुलेरिया के जीवाश्म कंप्रेशन रूप में पाए गए हैं। तो बेटा क्या बताया, जो कैलेमाइटिस है, कैलेमाइटिस की बात चल रही है, तो कैलेमाइटिस के जो फॉर्म जेनरा हैं, फॉर्म जेनरा माने जो कूट वंश हैं, कैलेमाइटिस के कूट वंश जैसे कि पैलियोस्ट्रैकस व कैलेमोस्ट्रैकस, इन कूट वंशों का अध्ययन करने पर यह समझ में आता है कि ये दोनों कूट वंश कैलेमोस्ट्रैकस व पैलियोस्ट्रैकस पेट्रिफाइड स्थिति में प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत मेजोस्ट्रैकस, मेटाकैलेमोस्ट्रैकस व सिंगुलेरिया जीवाश्म कंप्रेशन रूप में पाए गए हैं। मतलब अब अपन बात करते हैं, द कैलेमाइट कोन कैलेमोस्ट्रैकस was compact. The calamite cone Calamostrachus was compact. It was measuring about 3 to 4 centimeter in length and up to 7.5 millimeter in diameter. The Calamostrachus was composed of alternating whorls of sterile bracts and sporangiophores. अब मैं बात करती हूँ कैलेमोस्ट्रैकस की। पहले शालू प्रजापति को एक बार एडमिट कर देते हैं बेटा। कौन कौन आ रहे हैं? करीमा, मनीषा, धेनवाल, समीक्षा, जया, संगीता, पूजा साबुटा, शिवानी चौधरी, तीना गुजन, माया, भावना, मोनिका डायल और ये है अनीता चौधरी। शालू चौधरी को भी अभी ज्वाइन कर लें दो एक बार। शालू चौधरी, शालू चौधरी को भी ज्वाइन कर ले दो। देखते हैं शालू चौधरी, सोनाक्षी की मैं लगा दूंगी, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ आपसे कैलेमोस्ट्रैकस के बारे में। तो इन शंकुओं में फलद एवं बंधे बीजाणुधानीधर चक्रिक क्रम में व्यवस्थित पाए जाते थे। ये बीजाणुधानीधर स्पोरेंजियोफोर बंधे नीपत्रों से एकांतर क्रम में उत्पन्न होते थे, परंतु दोनों सीधे ही तने के समकोण से उत्पन्न होते थे, अतः स्वतंत्र दिखाई पड़ते थे। फलद बीजाणुधानीधर बंधे चक्रों के मध्य में उपस्थित होते थे। इक्विसेटम के समान छत्राकार इस बीजाणुधानीधर पर 4 बीजाणुधानियां पाई जाती थी। इन संरचनाओं में कुछ सम एवं कुछ विषम बीजाणु होते थे। बंधे नीपत्र आधारीय सिरों पर पार्श्वीय रूप से जुड़े होते थे। अब बात करते हैं पैलियोस्ट्रैकस की। तो इनकी संरचना कैलेमोस्ट्रैकस के समान ही होती थी। इसमें भी बंधे नीपत्र एवं फलद बीजाणुधानीधर एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते थे, लेकिन बीजाणुधानीधर बंधे चक्र के अधिक नजदीक पाए जाते थे। बीजाणुधानीधर बंधे नीपत्रों की अक्ष में पाए जाते थे। छत्राकार बीजाणुधानीधर में 4 मुड़ी हुई रिकर्ड बीजाणुधानियां उपस्थित होती थी। अब बात करते हैं मेजोस्ट्रैकस की। तो इसमें बीजाणुधानीधर पर 2 बीजाणुधानियां स्पोरेंजिया लटकती हुई पेंडुलम अवस्था में पाई जाती थी। अब बात करते हैं मेटा कैलेमोस्ट्रैकस की। तो इसके प्रत्येक बीजाणुधानीधर पर केवल 1 बीजाणुधानी पाई जाती थी। वापस मैं मेन पॉइंट बता रही हूँ अबाउट कैलेमोस्ट्रैकस। तो इन शंकुओं में फलद एवं बंधे फर्टाइल एंड स्टेराइल बीजाणुधानीधर चक्रिक क्रम में व्यवस्थित पाए जाते थे। ये स्पोरेंजियोफोर बीजाणुधानीधर बंधे नीपत्रों ब्रैक्ट्स से एकांतर क्रम में उत्पन्न होते थे, परंतु दोनों सीधे ही तने के समकोण से उत्पन्न होते थे। तो ये स्वतंत्र दिखाई पड़ते थे। फलद बीजाणुधानीधर बंधे चक्रों के मध्य में उपस्थित होते थे।
इक्यूसेटम के समान छत्राकार इस बीजाणुधानीधर पर 4 बीजाणुधानियां पाई जाती थी। इन संरचनाओं में कुछ सम एवं कुछ विषम बीजाणु होते थे। बंधे निपत्र आधारीय सिरों पर पार्श्वीय रूप से जुड़े होते थे। अब बात करते हैं पैलियोस्ट्रैकिस की। तो इनकी संरचना भी कैलेमोस्ट्रैकिस के समान ही होती थी। इसमें भी बंधे निपत्र एवं फलद बीजाणुधर फलद बीजाणुधानीधर एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते थे, लेकिन बीजाणुधानीधर बंधे चक्र के अधिक नजदीक पाए जाते थे। बीजाणुधानीधर बंधे निपत्रों की अक्ष में पाए जाते थे। छत्राकार बीजाणुधानीधर में 4 मुड़ी हुई बीजाणुधानियां उपस्थित होती थी। अब बात करते हैं मेसोस्ट्रैकिस की। इसमें बीजाणुधानीधर पर 2 बीजाणुधानियां स्पोरेंजिया लटकती हुई अवस्था में पाई जाती थी। अब बात करते हैं मेटा कैलेमोस्ट्रैकिस की। इसके प्रत्येक बीजाणुधानीधर पर केवल 1 बीजाणुधानी पाई जाती थी। अब बात करते हैं सिंगुलेरिया की। इस कूटवंश के शंकुओं में चक्रिक पालियां पाई जाती थी। इनका ऊपरी हिस्सा डिस्क जैसी संरचना का बना होता था, जिसके अग्र सिरे स्वतंत्र होते थे। इन पालियों के आधारीय भाग पर फलन संरचनाएं पाई जाती थी, जिन पर लटकती हुई बीजाणुधानियां पेंडुलस स्पोरेंजिया लगी होती थी। तो इस विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कैलेमाइटिस में दोनों प्रकार के अर्थात होमोस्पोरस सम बीजाणु एवं विषम बीजाणु हेटेरोस्पोरस शंकु पाए जाते थे, परंतु इसकी एक प्रजाति कैलेमोस्ट्रैकिस कैशियाना में केवल हेटेरोस्पोरी विषम बीजाणुता ही पाई जाती थी। तो इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनेंगे कि कैलेमाइटिस की पर्ण के 2 कूटवंश बताइए। तो बताओ बेटा, कैलेमाइटिस के पर्ण के 2 कूटवंश कौन से हैं? एक तो है एन्युलेरिया, एक है एस्ट्रोफाइलाइटिस, एक है एस्ट्रोफाइलाइटिस, एक है कैलेमाइटिस। कैलेमोस्ट्रैकिस का वर्णन कीजिए। अपन ने वर्णन कर लिया अभी। कैलेमोस्ट्रैकिस का वर्णन कीजिए ब्रीफ में। एक पैलियोस्ट्रैकिस का वर्णन कीजिए। और ऐसे टाइप क्वेश्चंस कौन से बनते हैं? कैलेमाइटिस का सचित्र वर्णन दीजिए। अगर ये आता है राइट एन एसे ऑन कैलेमाइटिस, तो आप सारा बताओगे कि कैलेमाइटिस का जीनस कौन कौन सा है, रूट के बारे में बताओगे, एस्ट्रोमाइलॉन के बारे में बताओगे, एनाटॉमी ऑफ द रूट के बारे में बताओगे, स्टेम के तीनों जेनरा बताओगे, यूकैलेमाइटिस, स्टाइलोकैलेमाइटिस व कैलेमाइटिना। फिर अपन का बताओगे आप इसके लीव्स के बारे में। तो ये आपका कैलेमाइटिस कंप्लीट आज हो गया। और अब आपके हैं फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें कि विलियमसोनिया आता है। तो सबसे पहले जीवाश्म जिम्नोस्पर्म। हाँ बेटा, कुछ बोल रहे हो? जीवाश्म जिम्नोस्पर्म्स नोट सेंड कर देना मैम। हाँ बेटा, अब आप लिखते भी जाओ। एक खोल लो कॉपी, लिखो जीवाश्म जिम्नोस्पर्म। लिखो इसमें जीवाश्म जिम्नोस्पर्म्स। तो इसमें लिखो जिम्नोस्पर्म्स बीजीय पादप हैं। जिम्नोस्पर्म्स बीजीय पादप हैं जिनका उद्गम पैलियोजोइक महाकल्प के ऊपरी दिवोनियन काल में हुआ। जिम्नोस्पर्म्स प्राचीन बीजीय पादप हैं जिनका उद्गम पैलियोजोइक महाकल्प के ऊपरी डिवोनियन काल में हुआ। इन पौधों की मीसोजोइक महाकल्प में बहुतायत से वृद्धि हुई तथा विकास अलग अलग पंक्तियों में हुआ। इस समूह के अनेक पादपों का वर्तमान में अस्तित्व नहीं है, अर्थात ये जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। इनमें प्रारंभिक पौधे फर्ण समान परंतु बीजधारी थे, जिन्हें
साइकेडोफिलिकेल्स या टेरिडोस्पर्मेल्स के अंतर्गत रखा जाता है। टेरिडोस्पर्मेल्स फर्न व साइकेड के मध्य कड़ी बनाते हैं। कार्बोनिफेरस काल इन पादपों का स्वर्णिम समय था, इसलिए इसे एज ऑफ फर्न्स के नाम से जाना जाता है। वापस बोल रही हूँ, कार्बोनिफेरस काल इन पादपों का स्वर्णिम समय था, इसलिए इसे एज ऑफ फर्न्स के नाम से जाना जाता है। जुरासिक से क्रिटेशियस काल में जुरासिक से क्रिटेशियस काल में साइकेडियोडेल्स एवं बेनिटाइटेल्स के सदस्य साइकेडेल्स के सदस्यों के साथ बहुतायत से उपलब्ध थे। मतलब जुरासिक से क्रिटेशियस काल में साइकेडियोडेल्स एवं बेनिटाइटेल्स के सदस्य साइकेडेल्स के सदस्यों के साथ बहुतायत से उपलब्ध थे, अतः उस काल को एज ऑफ साइकेड्स कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म्स के लुप्त समूह कॉर्डेटेल्स तथा बेनिटाइटेल्स आदि से आधुनिक जिम्नोस्पर्म्स का विकास हुआ है। जीवाश्म जिम्नोस्पर्म से संबंधित प्रमुख गण हैं टेरिडोस्पर्मेल्स, बेनिटाइटेल्स, साइकेडेल्स, पेंटोजाइलेल्स, कॉर्डेटेल्स। मतलब बेटा अपन के कोर्स में क्या है, फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स, तो जिसको क्या कहते हैं, जीवाश्म जिम्नोस्पर्म्स। तो जीवाश्म जिम्नोस्पर्म्स कौन कौन से गण हैं, कौन कौन से ऑर्डर हैं जिनमें की फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स को रखा गया है। तो पहला ऑर्डर है टेरिडोस्पर्मेल्स। इस टेरिडोस्पर्मेल्स में भी फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स को सम्मिलित किया गया है। दूसरा है बेनिटाइटेल्स, तीसरा है साइकेडेल्स। तो बेनिटाइटेल्स में, साइकेडेल्स में, पेंटोजाइलेल्स में फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स जीवाश्म जिम्नोस्पर्म्स को सम्मिलित किया गया है। व कॉर्डेटेल्स ऑर्डर में भी, गण में भी फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स को रखा गया है। तो पहला है आपका विलियमसोनिया, जो कि आपके कोर्स में है, लेकिन सबसे पहले मैं ब्रीफ में आपसे एक ग्लॉसोप्टेरिस के बारे में भी बात करती हूँ। तो यह एक अनावृत बीजी पादप जीवाश्म है। ग्लॉसोप्टेरिस क्या है बेटा, यह एक जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पादप जीवाश्म है, लेकिन फिर भी इसकी संरचना टेरिडोफाइट्स विशेषकर फर्न से अनेक समानताएं प्रदर्शित करती है। इसलिए इस पादप जीवाश्म ग्लॉसोप्टेरिस के बारे में जानकारी प्राप्त करना अत्यंत ही आवश्यक है। क्या बात कर रहे हैं, ग्लॉसोप्टेरिस, जो कि एक पादप जीवाश्म है, क्या है, फॉसिल प्लांट है। तो इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन जब अपन ग्लॉसोप्टेरिस की देखते हैं तो पाएंगे ग्लॉसोप्टेरिस को कौन से प्रभाग में रखा गया है, वो है जिम्नोस्पर्म। क्यों रखा गया है जिम्नोस्पर्म में, तो पहला फीचर है अंडाशय अनुपस्थित होता है, अंडाशय अनुपस्थित, अतः बीज अनावृत। दूसरा है द्वितीयक वृद्धि उपस्थित होती है। तीसरा है वाहिकाएं तथा सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो इसको ग्लॉसोप्टेरिस को बेटा डिवीजन किस में रखा गया है, प्रभाग में, जिम्नोस्पर्म में। क्यों, क्योंकि अंडाशय अनुपस्थित होता है, दूसरा द्वितीयक वृद्धि उपस्थित होती है, तीसरी वाहिकाएं एवं सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। और ग्लॉसोप्टेरिस को कौन से वर्ग में रखा गया है, साइकेडोप्सिडा में, क्योंकि स्तंभ अशाखित होता है। वह दूसरा काष्ठ
विरल दारुक पाई जाती है। तीसरा, पादप एक लिंगाश्रयी होता है। द प्लांट इज डायोएशियस। और कौन से गण में, ऑर्डर में ग्लॉसोप्टेरिस को रखा गया है? तो बेटा ऑर्डर है टेरिडोस्पर्मेल्स या साइकेडोफिलिकेल्स। तो पहला क्यों रखा गया है साइकेडोफिलिकेल्स में या टेरिडोस्पर्मेल्स में? क्योंकि पहला फीचर है स्तंभ पतला होता है, दुर्बल होता है, वह स्तंभ इरेक्ट होता है। दूसरा, पर्ण पिच्छकी रूप से संयुक्त होते हैं। तीसरा, बीज फर्ण, सीड फर्ण अर्थात जिम्नोस्पर्म सदस्य में फर्ण समान पत्तियां। और चौथा है शंकु अथवा पुष्पक्रम अनुपस्थित, सरल या रूपांतरित पत्तियों पर बीज सीधे ही विकसित होते हैं। पांचवा है बीज साइकस के समान कुप्यूल द्वारा आवृत होते हैं। नेक्स्ट है संवहन स्ट्रैंड की अध्यावरण में उपस्थिति। अब कौन से कुल में ग्लॉसोप्टेरिस को रखा गया है? तो कुल है इसका ग्लॉसोप्टेरिडेसी। क्या है? ग्लॉसोप्टेरिडेसी। तो स्तंभ इनका दुर्बल होता है, पत्तियां जीविकाकार एवं व्रंतहीन होती हैं। तीसरा, पत्तियां चक्रीय व्यवस्थित एवं जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। तो वंश क्या है? ग्लॉसोप्टेरिस है। तो भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार उच्च कार्बोनिफेरस, अपर कार्बोनिफेरस से लेकर लोअर पर्मियन युग के कालखंड में दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीप एवं एंटार्क्टिका को मिलाकर इस धरती की सतह पर एक कल्पित गोंडवाना खंड, गोंडवाना लैंड अवस्थित था। इस भूभाग की तत्कालीन वनस्पति को आज भी ग्लॉसोप्टेरिस फ्लोरा कहा जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार इस भूभाग में ग्लॉसोप्टेरिस फर्ण की बहुलता पाई जाती थी। तो इस प्रकार बेटा हम देखते हैं ग्लॉसोप्टेरिस की पर्ण का सर्वप्रथम अध्ययन ब्रोंगियार्ड मैंने किया था। मतलब ग्लॉसोप्टेरिस की पर्ण का अध्ययन ब्रोंगियार्ड के द्वारा किया गया था। अब जबकि ग्लॉसोप्टेरिस पादप का पुनर्निर्माण पंत एवं गोल्ड के द्वारा किया गया था। तो पुनर्निर्मित ग्लॉसोप्टेरिस पादप ऊंचे ट्रंक युक्त बड़े आकार का वृक्ष होता था, जिसकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर तक थी। आज ग्लॉसोप्टेरिस की 50 से अधिक जातियां ज्ञात हैं। ठीक है, वापस बोल रही हूँ कि पुनर्निर्मित ग्लॉसोप्टेरिस पादप ऊंचे ट्रंक युक्त बड़े आकार का वृक्ष होता था, जिसकी ऊंचाई 6 मीटर तक होती थी। आज ग्लॉसोप्टेरिस की 50 से अधिक जातियां ज्ञात हैं। पादप ग्लॉसोप्टेरिस का पुनर्निर्माण पंत एवं गोल्ड तथा डेल्वोरियास के द्वारा किया गया था। तो अपन कल फिर देख